हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की करंट की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो इस क्लास को पूरा लेंगे, पूरा देखेंगे क्लास को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है। पहला सवाल, 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है 2024 का, ये कहाँ पर शुरू होगा? ये मिस्टेक से आ गया है, ओम नहीं है इसमें। ठीक है, तो 10वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का कहाँ प्रारंभ होगा? ये अगरतला में शुरू होगा, शिलोंग में, गुवाहाटी में या भुवनेश्वर में? कहाँ पे शुरू होगा? चलिए आप आंसर बताएंगे, तब तक मैं यहाँ पे देखो। सबसे पहली बात कर रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, कैसा है? तो यहाँ पे बात करें तो ये जो है 10वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये कब से कब तक होगा। सबसे पहली चीज़ है कि ये कब से कब तक होगा। तो सबसे पहले कि कहाँ होगा, ये कहाँ होने वाला है? तो ये होगा आपका गुवाहाटी में। कहाँ पर होगा? ये होगा गुवाहाटी में, ये गुवाहाटी में होगा। और दूसरी बात यानी कि होस्ट कौन करेगा? तो इसका होस्ट करता हो जाएगा गुवाहाटी, इसको होस्ट करेगा। और कब से कब तक होगा? तो अगर इसकी बात करें कब से कब तक होगा ये, तो ये 30 नवंबर को शुरू होगा, 30 नवंबर को इसकी शुरुआत होगी और ये 3 दिसंबर तक चलेगा। कब तक? 3 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है, तीसरी बात आती है कि एडिशन कौन सा होगा इसका। अगर संस्करण की बात करें तो इस फेस्टिवल का ये संस्करण कौन सा होगा 2024 में? तो इसका 10वां संस्करण होगा 2024 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जिसकी थीम क्या रहने वाली है। इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो थीम क्या रहेगी? भारत को विज्ञान तकनीकी के द्वारा वैश्विक विनिर्माण हब बनाना। तो इम्पोर्टेंट लिखेंगे थीम को, भारत को विज्ञान तकनीकी द्वारा वैश्विक विनिर्माण हब बनाना। वैश्विक विनिर्माण हब बनाना, ये इसकी थीम रहने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी, अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात है, ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि भारत का सबसे बड़ा जो है विज्ञान महोत्सव होने वाला है। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विज्ञान महोत्सव सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा महोत्सव, तो ये विज्ञान महोत्सव होगा। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव कब हुआ है? ये 10वां एडिशन है 2024 का, सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होगा ये। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। फिलहाल ये इसको होस्ट कौन करेगा? गुवाहाटी होस्ट करेगा। एडिशन आपके 10वें नंबर का है, 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाला है। गुवाहाटी में इसको होस्ट करने वाला है और थीम भारत को विज्ञान तकनीकी द्वारा वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट सवाल होगा, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे इंडिया का इंटरनेशनल जो साइंस फेस्टिवल है 2024 की, उसकी बात करें और ये शुरुआत कब हो रही है? 30 नवंबर से कब तक हो रही है? यहाँ पे 3 दिसंबर तक हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको विकसित कब तक करना है? तो इन्होंने टारगेट रखा है 2047 तक का, 2047 तक का इन्होंने टारगेट रखा है विकसित भारत का। ठीक है, इसके तहत इसको मनाया जा रहा है। अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है। तो ये विशाखापत्तनम में है, अहमदाबाद में है, नागपुर में है या पटना में है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए, अगर सबसे पहले बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो जी ये भारत का जो है सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन जो हब है, अगर इसकी बात करें तो इसका शुभारंभ जो है भाई कब होने वाला है और कब। सबसे पहली बात तो है ये शुरू कब होगा, इसका शुभारंभ, ये इसका शुरू कौन करेंगे, तो जी शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी। और कब करेंगे, तो ये 29 नवंबर की बात करें तो 29 नवंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया जाएगा। दूसरी बात है कि जी इसका शुभारंभ कहाँ से किया जाएगा, इसका शुभारंभ कहाँ से किया जाएगा, तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया जाएगा, इसका शुभारंभ करेंगे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से। कहाँ से, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से इसका शुभारंभ किया जाएगा। तीसरी बात है कि इसका शुभारंभ जो है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसको बनाया किसने है। अगर बात करें जिसको बनाया किसने है, बनाया किसने है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये एनटीपीसी के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल जो पावर कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, और कितनी भूमि ली है इसको बनाने के लिए, अगर भूमि की बात करें तो कितनी भूमि ली है, 1600 एकड़ भूमि जो है इसके लिए ली है बनाने के लिए। और इसमें रकम कितनी लगाई है, तो भाई इसमें कितना पैसा लगा है, अगर इसके रकम की बात करें तो जी कितनी अमाउंट इसके लिए, इसमें कितना निवेश लगा है लगभग, तो 1.85 करोड़ रुपए की बात करें, लाख करोड़ रुपए की बात करें तो जी इतना पैसा इसमें लगाया गया है। ठीक है, इसके अब ठीक है, इतना पैसा लगा करके एनटीपीसी ने बनाया है, विशाखापत्तनम में इसको शुरू किया जाएगा, मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। तो जी डेली कितना जो है यहाँ पे इसका उत्पादन कितना करेगा पर डे, अगर इसके उत्पादन की बात करें, हाइड्रोजन उत्पादन की, तो जी ये पर डे में कितना उत्पादन करेगा, तो ये 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये जो है प्रतिदिन इतना उत्पादन करेगा, प्रतिदिन उत्पादन करेगा, 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। ठीक है, अब इसका भाई ये बनाने का टारगेट क्या है, क्यों बनाया है आखिरकार, तो इनका कुछ तो टारगेट होगा, इसको बनाने का टारगेट कुछ तो रखा होगा। बिल्कुल, इन्होंने टारगेट रखा है कि जी 2070 तक जो है क्या करेंगे, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, क्या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जो है भाई इनका टारगेट है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो 2070 तक मतलब जो कार्बन हम क्रिएट कर रहे हैं उसको जीरो लाने का इनका टारगेट है, इसीलिए हाइड्रोजन के लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे बात रखी है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम से शुरुआत करी जाएगी इसकी। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से इसको शुरू किया जा रहा है, मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, इसको बनाया एनटीपीसी ने है। साथ में ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा भारत का ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है, इसका शुभारंभ 29 नवंबर को हुआ है। डेट नहीं पूछेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है कि इसका उत्पादन कितना होगा, तो 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिदिन यहाँ से क्रिएट किया जाएगा या उत्पादन किया जाएगा। चलो अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में रोचडेल यानी कि पायनियर्स जो है, हाल ही की जो है ये हॉल अवार्ड जो है 2024 में सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है रोचडेल पायनियर्स हॉल अवार्ड, और इस अवार्ड से हाल ही में भारत के व्यक्ति को सेकंड इंडियन है जिनको सम्मानित किया गया है। तो भाई दूसरे भारतीय हैं, पहले भी पता होने चाहिए, पूछ लेगा। तो कौन है, श्री रविशंकर हैं, अनिल प्रधान जी हैं, या फिर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी हैं, या फिर शक्तिकांत दास हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। आंसर क्या होगा इसका से, चलिए अगर बात करें देखो यहाँ पे, तो ये है आपका रोचडेल, एक अवार्ड है जिसका नाम है रोचडेल अवार्ड है, रोचडेल पायनियर्स हॉल अवार्ड की बात करी जाए तो जी ये एक अवार्ड है 2024 का। ठीक है, अगर इस अवार्ड की बात करें तो भाई ये किसको दिया गया है, तो कौन है प्राप्तकर्ता इसके, अगर इसके प्राप्तकर्ता की बात करें तो प्राप्तकर्ता है भारतीय, और ये दूसरे नंबर के भारतीय हैं, इससे पहले एक व्यक्ति को और मिल चुका है। तो जी ये कौन है,
ये दूसरे भारतीय हैं, इनका नाम है डॉक्टर उदय शंकर। क्या नाम है? तो यहाँ पे इनका नाम है डॉक्टर उदय शंकर की अगर बात करें तो डॉक्टर उदय शंकर हैं जिनको ये मिला है। अच्छा, ये तो दूसरे भारतीय हैं। हाँ, पहले भारतीय कौन है? तो अगर पहले भारतीय की बात करें तो जी पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या नाम था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये थे वर्गीज कुरियन जिनको ये अवार्ड मिला था। अच्छा, एक नाम यहाँ पे जो मैंने लिया है डॉक्टर उदय शंकर। डॉक्टर उदय शंकर का नाम आपने इफ्को के बारे में सुना होगा। अगर यहाँ पे उदय शंकर की बात करें तो इनका नाम उदय शंकर, इनको किसका पद मिला हुआ है? इफ्को का। किसका है? इनको पद मिला हुआ है इफ्को का, और इफ्को के एमडी हैं ये। कौन है? इफ्को के एमडी। अच्छा, ये इफ्को के एमडी हैं तो इफ्को के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अगर मैं यहाँ पे इफ्को की बात करूँ, यहाँ पे इफ्को के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अगर इफ्को के अध्यक्ष की बात करें तो दिलीप संघानी। कौन हो जाएंगे? दिलीप संघानी। यहाँ पे जो दिलीप सिंघानी है या संघानी है, सिंघानी, ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 को इसकी स्थापना होती है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई इसका आंसर है डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी की बात करें, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, सॉरी, हाँ, डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। तो यहाँ पे देखेंगे इनको भाई सेकंड भारतीय हैं जिनको अवार्ड मिला है। सवाल नंबर 4, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई हाल फिलहाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? ये मसातो कांडा हो जाएंगे, डॉक्टर थॉमस शिनेकर हैं, डॉक्टर नवीन राम गुलाम हैं, या तैयब इकराम हैं। क्या सही आंसर होगा? देखिए, अगर बात करूं मैं एडीबी की, तो चलो एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 1966 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में, मनीला। और ये पड़ता है फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस, मनीला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके अगर हेड की बात करें तो जी अब इसके हेड कौन बनाए गए हैं? इसके हेड बनाए गए हैं 11वें नंबर के हैं ये। और 11वें नंबर के हेड कौन हो जाएंगे? ये है मसातो कांडा। क्या नाम है? मसातो कांडा। मसातो कांडा भाई, यहाँ पे मसातो कांडा की बात करें तो ये 11वें नंबर के हेड बनाए गए हैं। मसातो कांडा जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री के कौन है ये? तो आप कहोगे ये सलाहकार हैं, विशेष सलाहकार हैं जापान के प्रधानमंत्री के। मसातो कांडा की अगर बात करें तो ये जो हैं जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके सलाहकार हैं। विशेष सलाहकार की बात करें तो ये हैं इनके विशेष सलाहकार। ठीक है, मसातो कांडा। अच्छा, तो फिर इनके एक्स हेड की बात करूँ यहाँ पे तो जी पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अगर यहाँ पे इनके एक्स हेड की बात करें तो भाई इनसे पहले इनके स्थान पर कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे मासाकावा। क्या नाम था इनका? नाम था मासाकावा। मासाकावा थे जो यहाँ पे पहले स्थान से पहले बैठे थे। अब आते हैं यहाँ पे आपके मसातो कांडा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में। अच्छा, ये तो वैसे आपको अगर मैं बात करूँ एडीबी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आपसे पूछे, ये तो हेड बने हैं तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये एमडी बने ना, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हो जाएंगे अशोक लवासा। ठीक है, क्या नाम होगा हमारी तरफ से? इसके अध्यक्ष अशोक लवासा हो जाएंगे, अशोक लवासा। ठीक है, अच्छा, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? अगर टोटल मेंबर की बात करें तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे इसमें? ये हो जाएंगे 69। और 69वां मेंबर कौन बना था? ये बना था इजराइल। कौन सा बना था? इजराइल। ठीक है, तो ये इजराइल था। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है भाई। 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मसातो कांडा को। ठीक है, चलिए आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर होगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे मसातो कांडा जो है ये इलेक्ट हो चुके हैं, न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, चलिए 23 फरवरी 2025 को ये अपना जो है पद संभाल लेंगे। चलिए आगे अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च करा है? तो भाई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एकलव्य। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताते हुए चलेंगे। इसको इसरो ने लॉन्च किया है या फिर आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय थल सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? चलिए देखो यहाँ पे सवाल है कि एकलव्य एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यहाँ पे एकलव्य प्लेटफॉर्म है। और ये कैसा प्लेटफॉर्म है? ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म है, कैसा प्लेटफॉर्म है? ये है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो इसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसी का और ये किस लिए बनाया गया है, काम क्या है? तो जी काम है इसका प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देने का काम ये करेगा। ठीक है, इसके लिए भाई इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है एकलव्य को। अच्छा, इसको शुरू कौन करेगा? तो भाई इसको शुरू कौन करेगा अगर यहाँ पे बात करें तो इसको लॉन्च किसने किया है या इसको शुरू किसने करा है? इंडियन आर्मी की बात करें तो भाई इसको इंडियन आर्मी ने इसको शुरू करा है। और इंडियन आर्मी के हेड कौन होंगे? उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो ये भाई यहाँ पे द्विवेदी जी, उपेंद्र द्विवेदी जी इसके हेड हो जाएंगे। इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। अभी मैंने काम बताया तो भाई यहाँ पे ये प्रशिक्षण देगा। अच्छा, ये तो ठीक है कि ये प्रशिक्षण देगा, बट प्रशिक्षण देगा कैसे? क्या काम होगा भाई, क्या काम होगा, कैसे करेगा, है ना? क्या और कैसे करेगा? तो जी इसका इतना काम है इसका कि जो सेना के अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी ये सिर्फ जो सेना के अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देगा, वो तो ठीक है, लेकिन सेना के अधिकारियों को जो है तकनीकी के बारे में यानी कि आर्मी 2024 की जो है तकनीकी के बारे में इसमें काम होगा और उनको ट्रेन करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भारतीय थल सेना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए तो यहाँ पे वही एक इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल नंबर 6 क्या कहता है? हाल ही में स्वदेशी स्टील्थ तकनीक यानी कि अनलक्ष्य का अनावरण किसने किया है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका नाम है अनलक्ष्य। ये आपसे कई बार पूछा जाएगा अनलक्ष्य। आईआईटी कानपुर ने इसको विकसित किया है, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी खड़गपुर ने। किसने इसको विकसित किया है? हम यहाँ पे बात करेंगे अनलक्ष्य के बारे में। ठीक है, अनलक्ष्य। अब ये अनलक्ष्य क्या चीज़ है? अनलक्ष्य जो है स्वदेशी स्टील्थ तकनीकी है। एक कैसी है? भारत ने खुद से बनाई है और ये स्वदेशी स्टील्थ तकनीक है। ठीक है, स्वदेशी स्टील्थ तकनीक है। अच्छा, ये है क्या चीज़, कैसे काम करेगी? देखो भाई इसको बनाया गया है और इसको सबसे पहले इसको विकसित किसने करा है, डेवलप किसने करा है इसको? अगर इसको विकसित की बात करें तो इसको विकसित करा है आईआईटी कानपुर ने। किसने? आईआईटी कानपुर की बात करें तो आईआईटी कानपुर ने इसको बनाया है, विकसित करा है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या जी, विकसित तो करा है क्या चीज़? ये है क्या, ऐसी कैसी तकनीक है ये? तो ये एक प्रकार का मेटल है, यानी कि ये क्या है, एक मैं कहूँ कि मटेरियल है, एक है ना, मटेरियल है, या फिर मैं कहूँ कि एक प्रकार का कपड़ा है। कपड़ा मतलब इस कपड़े को विकसित करने की ज़रूरत क्या थी? इस कपड़े को विकसित करने की ये ज़रूरत थी कि ये कपड़ा जो है, ये जो कपड़ा है, अगर इस कपड़े की बात करूं तो ये काम क्या करेगा जी? ये जो है जैसे कैमरा है, कैमरा हो या फिर थर्मल इमेज हो कोई, थर्मल इमेज हो कोई, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि रडार हो। ठीक है, रडार हो, रडार हो। इसकी पकड़ में जो है, इसकी पकड़ में, इसके पर्दे के पीछे जो चीज़ होगी वो इसकी पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है, इसको मतलब पकड़ में नहीं आएगी अगर इस पर्दे के पीछे, इस कपड़े के, इस मटेरियल के पीछे कोई भी चीज़ है तो। ठीक है, तो जी ये काम कहाँ करेगा?
अगर मैं कहूँ कि भाई ये फिर काम कहाँ करेगा, जो अनुलक्ष्य है ये कहाँ पे काम करेगा, जो स्वदेशी स्टील्थ है टेक्निक है तो ये काम कहाँ पे करेगा, तो ये दुश्मन के रडार को पकड़ने में नहीं आने का, तो ये काम करेगा जैसे मैं कहूँ सेना में। किस में काम करेगा, सेना में, या फिर और जो हमारे अभियान होते हैं या ऑपरेशन होते हैं हमारे, इनमें काम करने वाला है ये। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर के द्वारा अनुलक्ष्य स्वदेशी स्टील तकनीक जो है इसको विकसित किया गया है। इनके हाथ में आपको जो ये कपड़ा दिख रहा है ये उसी प्रकार का कपड़ा है जिसके पीछे अगर आप रडार लगाओगे, कैमरा लगाओगे, थर्मल इमेज लगाओगे, ये पकड़ में नहीं आएगा कि इस कपड़े के पीछे क्या चीज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 7। हाल ही में 55वें IFFI इसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या बोलते हैं IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें, है ना, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसकी बात करते हैं। चलिए यहाँ पे सवाल है आपका IFFI यानी कि इसको कहते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, या लिख देती हूँ, चलिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। अगर इसकी बात करें तो जी इसका संस्करण हो रहा है, और कौन सा एडिशन हो रहा है इसका, अगर इसके संस्करण की बात करें तो इसका कौन सा संस्करण हो रहा है, 55 नंबर का एडिशन है। कौन से नंबर का है, तो इसका 55 नंबर का एडिशन है। ठीक है, 55वें नंबर का एडिशन है। कहाँ पर हो रहा है ये, तो जी ये हो रहा है आपका गोवा में हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ ये कहाँ पर हुआ है, गोवा में। हुआ कहाँ पर है गोवा में भी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। गोवा में भी कहाँ पर हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। ठीक है, यहाँ पर हुआ है ये। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है, अगर इसकी थीम की बात करें तो जी इसकी थीम क्या रही है, इसकी थीम रही है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात हो रही है कि जी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के विजेता कौन है। तो इसमें जो गोल्डन पुरस्कार जीता है ये किसने जीता है, तो जी इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड की बात कर रहे हैं हम। किसकी, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है इसकी अगर बात करें तो इसके विजेता कौन रहे हैं, तो भाई ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे एक फिल्म है जिसका नाम है टॉक्सिक फिल्म। क्या नाम है इसका, नाम है टॉक्सिक फिल्म की बात करें तो जी ये विजेता रही है। ठीक है, इसमें टॉक्सिक फिल्म को जो है यहाँ पे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। ठीक है, अच्छा टॉक्सिक फिल्म है ये है कहाँ की, तो ये है लिथुआनिया की। कहाँ की है, लिथुआनिया की। लिथुआनिया की ये फिल्म हो जाएगी, इसको ये पुरस्कार मिला है। अच्छा अभी एक पुरस्कार और मिला था, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टॉक्सिक फिल्म है जो ये लिथुआनिया की है, ये भी ध्यान में रखेंगे लिथुआनिया की है, और इसको ही गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। एडिशन कौन सा था, किसके द्वारा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के द्वारा। संस्करण एडिशन कौन सा था, 55 नंबर का। कहाँ हुआ, गोवा में। किस स्टेडियम में हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम की बात करेंगे। एक अवार्ड और मिला था सत्यजीत रे पुरस्कार की बात करें तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर बात करी जाए तो ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है किसको, ये मिला है आपका फिलिप नॉयस को। किसको मिला है, ये मिला है
फिलिप नॉयस को, और फिलिप नॉयस की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या था यहाँ पे, इसका आंसर था, मैंने पूछा था कि ये इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है लिथुआनिया से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि हाल ही में प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन बना है। तो हाल फिलहाल में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 है, इसका भाई भागीदार कौन सा देश बना है। तंजानिया, कजाकिस्तान है, श्रीलंका है या फिर इंडोनेशिया है। चलिए अभी भाई अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ है, क्या है, अभी एक महोत्सव हुआ है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो ये महोत्सव हुआ है। ठीक है, हुआ कहाँ पर है ये, तो भाई अगर बात करें तो जी कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा, और हरियाणा में भी कहाँ पर, तो जहाँ पे सूरज कुंड मेला लगता है फरीदाबाद में, है ना। तो कहाँ पे, फरीदाबाद की बात करें तो जी फरीदाबाद में हुआ है, हरियाणा में फरीदाबाद में, जहाँ सूरज कुंड मेला लगता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो भाई कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के। अब दूसरी बात है संस्करण कौन सा हो जाएगा ये, अगर संस्करण की बात करें तो जी ये संस्करण हो जाएगा 9वां संस्करण है, 9th नंबर का। अच्छा, कब शुरू हुआ, कब लगा ये, 28 नवंबर की बात करें तो जी 28 नवंबर 2024 की बात हो रही है। ठीक है, कब तक चलेगा, ये चलेगा 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक। ठीक है, 2024 तक चलने वाला है ये। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जिसका भागीदार देश कौन बना है, तो इसका भागीदार देश कौन बना है और इसका भागीदार राज्य कौन बना है, ये भी आप बताएंगे। भागीदार राज्य कौन बना है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भागीदार देश बना है वो बना है तंजानिया। कौन बना है, तंजानिया बना है। अच्छा, तंजानिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, दोदोमा, बिल्कुल याद रखेंगे। और राज्य कौन बना है, ये बना है उड़ीसा। कौन सा बना है, उड़ीसा की बात करें तो ये बना है आपका उड़ीसा। ठीक है, ओडिशा होता है ये, लो ओडिशा इसका राज्य बना है। ठीक है, तो भाई ये मैंने पूछा कि भागीदार देश कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा तंजानिया। आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपका शुरू हुआ है 28 नवंबर से 15 दिसंबर को, कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ है, कुरुक्षेत्र में, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 9 क्या कहता है, सवाल नंबर 9, हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अग्नि वॉरियर 2024, ये कहाँ शुरू हुआ है। तो भारत और सिंगापुर दोनों के बीच में है द्विपक्षीय अभ्यास है, अग्नि वॉरियर नाम है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या पंजाब में, कहाँ पे शुरू हुआ है ये। चलिए देखो, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है अग्नि वॉरियर। क्या नाम है इस एक्सरसाइज का, अग्नि वॉरियर की बात करें तो एक एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर 2024 की एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज की बात करूं तो ये एक्सरसाइज 2 कंट्री के बीच में हो रही है। किन कंट्रियों के बीच में होती है, एक तो है भारत और दूसरी कंट्री कौन है, दूसरी है सिंगापुर। इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज होती है। क्या कोई और एक्सरसाइज है जो इन दोनों के बीच में होती हो, फिलहाल तो अग्नि वॉरियर हो रही है बिल्कुल। और कोई एक्सरसाइज है क्या जो इन दोनों के बीच में होती हो, हाँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज है बताएंगे। जैसे आप कह सकते हो सिम्बेक्स है या बोल्ड कुरुक्षेत्र है, और कोई होती है, हाँ, कौन सी होती है, सिम्बेक्स होती है। सिम्बेक्स की स्पेलिंग सही रहेगी क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, सिम्बेक्स, या फिर बोल्ड कुरुक्षेत्र भी इसी में होती है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र भी इन दोनों देशों के बीच होती है। ठीक है, तो इसको होस्ट कौन कर रहा है, सबसे पहली बात है कि इसको जो है यहाँ पे होस्ट कहाँ की जा रही है, ये अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज आपकी होस्ट कहाँ हो रही है। तो जो महाराष्ट्र है इसको होस्ट कर रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का भी कहाँ, देववाली में, कहाँ पे महाराष्ट्र के भी, देववाली में इसको होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका एडिशन कौन सा हो जाएगा, अगर संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण कौन सा हो जाएगा, तो भाई ये है 30 नंबर की, कौन से नंबर की, 30 नंबर की है। ठीक है, चलिए
तो ये महाराष्ट्र में देववाली में इसको क्या बोलते हैं शुरू किया जा रहा है, अग्नि वॉरियर 2024 की एक्सरसाइज। चलिए, तो भाई इंडिया और सिंगापुर के बीच में है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये कौन सी है, अग्नि वॉरियर की बात करें, ठीक है। तो ये 2024 की एक्सरसाइज है, अग्नि वॉरियर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहा NS-28 मिशन, इसका संबंध किससे है? तो NS-28 मिशन है और इसका संबंध किससे हो जाएगा? ब्लू ऑरिजिन से हो जाएगा, या फिर यहाँ पे वर्जिन गैलेक्टिक से हो जाएगा, स्पेस एक्स से हो जाएगा, ध्रुव स्पेस से हो जाएगा। तो जी इसका आयोजन यहाँ पे इसका संबंध किससे हो जाएगा? सही आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल, अगर देखो बात करें NS-28 की, यहाँ पे NS-28 की अगर बात करें तो ये आप देखेंगे जो NS-28 है ये एक मिशन है। क्या है? ये है एक मिशन, ठीक है, एक मिशन है। और इस मिशन का संबंध किससे है? तो भाई ये संबंध जो रखता है अपना, इसका संबंध है ब्लू ऑरिजिन कंपनी से। तो एक कंपनी है जो इसको बना रही है जिसका नाम है ब्लू ऑरिजिन कंपनी। ऑरिजिन कंपनी। अब ये जो ब्लू ऑरिजिन जो कंपनी है, इसकी इस ब्लू ऑरिजिन कंपनी की बात करूं तो इस ब्लू ऑरिजिन कंपनी के हेड कौन है? आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये कौन है इसके हेड? जेफ बेजोस की बात करूं तो इनकी कंपनी है, और ये नाम तो आपने एक नहीं कई बार सुना होगा, जेफ बेजोस, ठीक है। अब ये जो है मतलब जो NS-28 मिशन है, ये NS-28 मिशन है क्या? देखो ये न्यू शेपर्ड रॉकेट है 28 उड़ान वाला। तो ये है क्या, अगर इसकी बात करें जी है क्या ये, तो भाई ये है न्यू शेपर्ड रॉकेट, ठीक है। ये है आपका न्यू शेपर्ड रॉकेट है एक। और इस रॉकेट की बात करें तो ये रॉकेट की 28वीं उड़ान हो जाएगी, ठीक है। 28वीं इस रॉकेट की उड़ान हो जाएगी 28वें नंबर की। और इसमें 6 पर्यटक जाएंगे अंतरिक्ष पर्यटन बन करके। तो इस उड़ान में कितने लोग जाने वाले हैं, कितने पर्यटक जाने वाले हैं? तो जी इसमें जो पर्यटक जाएंगे 6 पर्यटक जाएंगे और अंतरिक्ष पर्यटक बन करके, है ना। तो जी ये अंतरिक्ष में जाने वाले हैं 6 लोग, ध्यान में रखेंगे। ब्लू ऑरिजिन कंपनी ने इसको बनाया है और ब्लू ऑरिजिन कंपनी जेफ बेजोस की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये 6 चेहरे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये हैं 6 चेहरे जाने वाले जो 6 पर्यटक हैं, ठीक है। और इनकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ NS-28 की, तो NS-28 की कौन सी उड़ान हो जाएगी? 28 नंबर की उड़ान हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको 28 नाम दिया गया है। 28 उड़ान है, इसमें ये 6 लोग जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।